नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हम वर्क कर रहे हैं एसक्यूएलाइट 3 पर और हमने कुछ प्रोसीजरल क्वेरीज मतलब कि एसक्यूएलाइट 3 के लिए कुछ सेल पर कमांड चलाए थे और हमने एक मॉडल क्रिएट किया था जिसमें एक टेबल था और उस टेबल में हमने कुछ एंट्री की थी। ठीक है, वो सेल से किया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉडल्स को, क्योंकि जेंगो के अंदर जो मॉडल मिलता है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मिलता है। यहाँ पर हम क्या किए, जैसे प्रीवियस वीडियो में जस्ट अ सेकेंड, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लें, सेटिंग में चलते हैं एंड फॉन्ट कर लेते हैं 22। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, मॉडल क्रिएट किया था और मॉडल के अंदर हमने मॉडल को इम्पोर्ट किया था और यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई थी प्रोजेक्ट नाम से। और इसके अंदर ये जो हमने काम किया इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी हम कुछ क्लास नेम से बना रहे हैं यही बन जाता है हमारा टेबल का नाम, और जितने भी यहाँ पर आपको फील्ड दिख रहे हैं यही हमारे डेटाबेस टेबल के फील्ड बन जाते हैं। बट असल में जेंगो के अंदर ये सब कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, इसलिए अब कोडिंग में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मॉडल को समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ जेंगो का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर, हम यहीं पर बात करने वाले हैं सारी। यूआरएल आपको दिख रहा है, आप खुद से जाकर इस पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। बात करने वाले हैं जो हमें जेंगो में मॉडल लेयर मिलता है। जो मॉडल लेयर मिलता है इसमें टोटल हमें 5 अलग अलग लेयर मिलते हैं, मतलब मॉडल्स का अलग है, क्वेरी सेट्स के लिए अलग, मॉडल इंस्पेक्शंस के लिए अलग है, माइग्रेशंस के लिए अलग है, एडवांस्ड और कुछ अदर टॉपिक्स मिलते हैं। बात हम शुरू करेंगे मॉडल से। इसमें कुछ चीज़ें आप देख चुके हैं, जैसे माइग्रेशन वाला जो है आपको याद होगा, हमने मेक माइग्रेशन से एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया था और फिर माइग्रेट कमांड चलाकर हमने क्या किया था, जो भी माइग्रेशन फाइल के अंदर क्वेरी थी वही उठकर डेटाबेस के अंदर एज अ टेबल क्रिएट हुई थी। तो वो सारी कहानियाँ यहीं सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसमें से हम अभी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, देखेंगे जो हमको आगे प्रोजेक्ट में यूज करनी है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये है तो बहुत सारा कुछ और आप एक बैग इसको पढ़ा और समझ भी नहीं पाएंगे। आप जाकर इसको खुद से एक एक करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल के अंदर अगर हम चलते हैं तो मॉडल में अभी जैसे आपने देखा कि हम models.py फाइल में गए और वहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट की, तो वही वाली कहानी यहाँ पर भी शुरू होती है कि हमने मॉडल्स को इंपोर्ट किया जो कि django.gb से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक मेन क्लास हमने कॉल की और उसी के अंदर हम सब क्लासेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन नाम से क्लास बनाया गया और उसमें क्या किया गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 कॉलन क्रिएट किए गए हैं और इनको कैरेक्टर फील्ड डिफाइन कर दिया गया। वैसे अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ काम हुआ है कि क्रिएट टेबल के लिए जो प्रोसीजरल क्वेरी यहाँ चली, मतलब ये तो जो हमने जेंगो के थ्रू एक क्लास क्रिएट किया, लेकिन असल में अगर हम एसक्यूएल के लिए क्वेरी लिखते हैं तो वो क्वेरी कुछ इस तरीके से बनती कि क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम और ब्रैकेट ऑन होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम प्राइमरी की लिखते हैं, प्राइमरी की लिखने के बाद में हम कॉलन के नाम डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप क्या है, वेयर केयर है और इसकी लेंथ कितनी होगी, 30 है, ये नल रहेगा कि नॉट नल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं डिफ़ाइन। अब अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा सा आप क्या करिए, W3 स्कूल बहुत ही अच्छी साइट है, वहाँ पर एसक्यूएल का जो पोर्शन पड़ा हुआ है वहाँ से जाकर थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए। क्योंकि अगर आपको क्वेरी सेट के बारे में आइडिया नहीं है एसक्यूएल के तो फिर आप इसके आगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो लिखा गया है ये एसक्यूएल की ही क्वेरी है और हम जो जेंगो में ये लिख रहे हैं ये असल में क्या है, ये इसी का एक तरीका है जो जेंगो ने खुद से बना कर दिया है। मतलब आप प्रोसीजरल क्वेरी ना लिखकर जेंगो के बने बनाए मेथड्स का यूज़ करोगे और वो बाकी सारा काम कर देगा। तो असल में अगर जैसे आप PHP पे कोड किए हो, जावा पे या .NET पे कोड किए हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जेंगो के इस मॉडल्स वाले पोर्शन ने कितना कोड जो है एसक्यूएल का वो ख़त्म कर दिया है, बहुत ईजी कर दिया। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा तो थोड़ा वो समझना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे देखते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने जब एप्लीकेशन क्रिएट किया था तो एप्लीकेशन क्रिएट करने में, जैसे प्रोजेक्ट्स वाला ही एप्लीकेशन क्रिएट किया था, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, सेटिंग्स में जाकर उस एप्लीकेशन को हमने दर्ज किया कि भाई जेंगो ये हमारा एक नया एप्लीकेशन है, और फिर इसके बाद में हम उस पर वर्क करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि तब हमको उस एप्लीकेशन का एक्सेस पूरे जेंगो में मिल जाता है। इसके अलावा अगर फील्ड सेट की बात की जाए तो यही सारे के सारे हैं फील्ड सेट। मतलब
ये जितने भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंस्ट्रक्शन, इसी तरीके से हम अलग अलग फील्ड देते रहते हैं। अब अगर फील्ड टाइप की बात की जाए तो जैसे पाइथन के अंदर हमको डेटा टाइप मिलते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाती है फील्ड। मतलब जैसे यहाँ पर दिया गया कि इंटीजर है, वेयर केयर है, टेक्स्ट है, डेट है, क्या है असल में वो वही है फील्ड टाइप्स। फील्ड में ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे हम HTML में चॉइसेस बनाते हैं ना, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं कुछ ऑप्शंस हो चूज़ करने के लिए कि एज या मॉक टेस्ट वगैरह अगर आप दो तो उसमें होता है ना क्वेश्चन आता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं A B C D और गोली जैसा होता है, किसी एक पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो वही होती है चॉइस वाली। तो यहाँ पर भी चॉइस फील्ड हमको मिलते हैं। इसके अलावा जैसे नल हो गया, नल का केस क्या है कि आप क्या चाहते हो कि जैसे फर्स्ट नेम आपने दिया और ये भी चाहते हो कि ठीक है यूज़र अगर फर्स्ट नेम दर्ज नहीं करता है फिर भी एंट्री हो जाए, तो उस केस में हम डेटाबेस में ये डिफ़ाइन करते हैं कि ठीक है ये कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए हमको यहाँ पर नल मिलता है और उसके लिए बस क्या करना होता है, हमको ये नल डिफ़ाइन करता होता है कि नल होगा। उस केस में हमको बुलियन में ट्रू रिस्पॉन्स मिल जाता है और अगर नल नॉट एक्सेप्टेबल है तो हमको फॉल्स मिलेगा। तो इसी तरीके से नीचे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, यहाँ पर और भी सारा डिटेल दिया गया है, तो इसको आप खुद से देखिएगा। चलते हैं हम दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि है मॉडल फील्ड रेफरेंस। मतलब कि अभी जो हमने बात की कि हर एक डेटाबेस में जो भी हम कॉलम क्रिएट करते हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर फील्ड होता है। जैसे वो स्ट्रिंग हो सकता है, वेयर केयर हो सकता है, या केयर कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी की कहानी यहाँ पर बताई गई है फील्ड ऑप्शंस में। जैसे अभी हमने नल की बात की कि अगर हम फील्ड डॉट नल दे देते हैं तो ठीक है नल वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी, या फिर अगर हम ब्लैंक देना चाहें तो फील्ड डॉट ब्लैंक भी दे सकते हैं। चॉइस इसमें जो हमको जेंगो में मिलता है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिलता है। अदरवाइज़ जैसे PHP वगैरह में SQL क्वेरी में इसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट यहाँ पर ये बहुत ही आसान तरीका दे के रखें। जैसे ये तो इनका एक सिंपल सा वो बताए हैं कि किस तरीके से होगा, लेकिन आप यहाँ पर अच्छे से समझोगे। जैसे क्योंकि मॉडल हमने पहले बनाया हुआ है, जैसे यहाँ अगर कोड देखें हैं तो इस कोड में हमने मॉडल बनाया है, तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक क्लास बनाई है और क्लास नाम दिया है स्टूडेंट, और सिंपली इन्होंने मॉडल को यहाँ पर एज एट्रीब्यूट लिया और फिर यहाँ पर इन्होंने डिफ़ाइन करना चालू किया क्या कि फ्रेशमैन का शॉर्टकट हो गया FR, सोफोमोर का हो गया SO, जूनियर का हो गया JR, सीनियर का हो गया SR। तो ये इन्होंने क्या किए, ये चॉइसेस के लिए क्रिएट किया है। और एट द लास्ट आप यहाँ पर देखो ईयर इन स्कूल चॉइसेस इक्वल टू करके ये एक लिस्ट या टपल जो लिस्ट के फॉर्म में इन्होंने ले लिया। और क्या लिया लिस्ट, क्योंकि ये ब्रैकेट बनाया है इसलिए ये लिस्ट है, अगर स्मॉल ब्रैकेट होता तो हम कहते ये टपल है। तो लिस्ट बनाया और इन्होंने क्या किया, फ्रेशर मैन के लिए ये दे दिया, सॉप होमोर के लिए ये दे दिया, जूनियर है, सीनियर है, और ये सब कुछ दे दिया, और फिर ये चॉइस फील्ड क्रिएट कर दी। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आगे जब हम और कोड करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर चॉइस के लिए दिया गया है और नीचे इसी तरीके से और भी कई फील्ड्स की इन्होंने बात की है। तो ये तो हो गया फील्ड, मतलब कि अगर आपको जानना है कि जेंगो मॉडल्स के अंदर कितने तरीके के अलग अलग फील्ड हैं, वो सारी कहानी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। URL आपको दिख रहा है, आप खुद से विजिट कर सकते हैं, या फिर मेन यहीं से आपको मिल जाएगा। इस URL को अगर आप टाइप करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडल क्लास रेफरेंस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो हम जैसे क्लासेस को क्या कहते हैं, कॉल करते हैं। अभी आप आगे चल के देखोगे कि कैसे हम मॉडल से डेटा गेट कर रहे हैं और गेट करने के बाद में उसको HTML पे दिखा रहे हैं, वो सारी कहानी यहीं से जुड़ी हुई है। अब इन्होंने सबसे पहला मॉडल क्लास रेफरेंस में क्या दिया, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मान लो हम कोई डेटाबेस से कोई क्वेरी सेट मांगे, कोई डेटा मांगे उससे, और वो डेटा हमको नहीं मिल पाया। जैसे यहाँ पर दिया गया ना क्वेरी सेट डॉट गेट, हम गेट करना चाहते थे कोई डेटा किसी स्पेसिफिक रीजन से और वो डेटा हमें नहीं मिला, तो हमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला एरर मिलेगा। या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न, मतलब कि मान लो हम डेटाबेस से कोई पर्टिकुलर एक डेटा मांग रहे थे और उसने हमको 2 4 10 20 दे दिया, तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उस केस में हमको ये वाला एरर मिलेगा। या फिर ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये क्या करेगा, हम डेटाबेस से कुछ भी मांग रहे हैं, मान लो हम पूरे टेबल का ही डेटा मांग ले रहे हैं कि ठीक है हम एक टेबल बनाए हैं और उस टेबल के अंदर जितना कुछ डेटा है वो सब हमको दे दो, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट वाला रेफरेंस यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर किया गया है। ये सारी कहानी इसकी हो गई। अब इसको हम कोड करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा है मेकिंग क्वेरीज, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जो अभी पहले बात हुई थी क्वेरी की, वही वाली चीज़ें हैं कि कैसे
हम डेटाबेस की प्रोसीजरल क्वेरी की जगह पर यहाँ मॉडल के अंदर क्लास बनाकर और फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ दी गई। जैसे इसको आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ब्लॉग है, ब्लॉग में फॉरेन की को क्या कहते हैं कॉल किया गया है। मतलब कोई एक टेबल पहले से बनी है जिसके किसी आईडी से इनको कनेक्ट करना था, उसके लिए इन्होंने ये चीज़ किया है। हेडलाइन के लिए यहाँ पर कैरेक्टर फील्ड का यूज किया गया है, टेक्स्ट फील्ड का यूज किया गया है। पब्लिकेशन डेट के लिए इन्होंने डेट फील्ड का यूज किया है। मॉडिफिकेशन डेट के लिए भी इन्होंने डेट फील्ड का। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर आपको याद हो, अभी जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में ही हमने सेल कमांड के अंदर क्या किया था, डायरेक्ट डेटाबेस के टेबल के अंदर कुछ एंट्रियाँ की थी। वो सारी कहानी देखो एकदम यही वाली थी। दिख रहा है आपको कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट्स वाला मॉडल था, हमने उसमें से जो हमने क्लास क्रिएट की थी मॉडल में उसको कॉल किया था। उसी तरीके से इन्होंने ब्लॉक को कॉल किया है। और फिर हमने उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में जो कुछ भी था वैल्यू एंट्री करना था वो हमने इस तरीके से दिया था और इंस्टेंस डॉट सेव लिख कर हमने हिट किया था तो वो वैल्यू हमारे डेटाबेस के टेबल में सेव हो गया था। वही वाला सेम काम इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा नीचे अगर देखें सेव चेंज्ड टू ऑब्जेक्ट्स, मान लो हमने कोई डेटा सेव कर दिया और हम चाहते हैं उस डेटा में मॉडिफिकेशन करना, तो वो वाला काम भी देखो ये दिखा रहे हैं कि ठीक है अभी आपने जस्ट एक इंस्टेंस क्रिएट किया था और उसमें नाम आपने गलत दे दिया, तो आप सिंपली फिर से क्या करो, उसी इंस्टेंस के नाम से डॉट नेम करके कुछ और लिखकर फिर सेव कर दो तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब कि अपडेट कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। आप इसको जाके इत्मीनान से पढ़ो क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि कितनी लंबी कहानी है। दिख रहा है, काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो जाकर खुद से देखिए। इसके अलावा मॉडल इंस्टेंस रेफरेंस भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो वही वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको भी आप जाकर पढ़ लेना क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, अदरवाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन है ज़रूरी चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको एक बार जाकर आप पढ़ लेना। इसके अलावा एकदम लास्ट में बात कर लेते हैं माइग्रेशन की, क्योंकि आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में नहीं शायद प्रीवियस वाले ही वीडियो में हमने एक मॉडल क्रिएट किया। मॉडल क्रिएट करने के बाद में हमने उसको एज अ टेबल क्रिएट किया। वो सारा कुछ हमने किससे किया, हमको यहाँ पर 4 अलग अलग कमांड मिलते हैं। एक तो माइग्रेट जिसका आपने यूज किया, कमेंट करके मुझे बताइए क्यों यूज किया, और मेक माइग्रेशन जिसका आपने यूज किया। तो माइग्रेट का सबसे पहले हमने मेक माइग्रेशन चलाया था, जिससे कि क्या हुआ था, चलो कोड में चल के देखते हैं। जब हमने माइग्रेशन क्या कहते हैं कमांड चलाया था तो इस माइग्रेशन वाले फोल्डर, मतलब कि जैसे हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला एप्लीकेशन था उसके अंदर जो माइग्रेशन वाला फोल्डर है इसमें एक माइग्रेशन की फ़ाइल बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर बनी। ये बनता किससे है, मेक माइग्रेशन वाले कमांड से। और जब ये माइग्रेशन वाली फ़ाइल बन चुकी है तो हमको क्या करना होता है, इसी माइग्रेशन वाली फ़ाइल का यूज करके डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होता है। उसके लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, दोबारा माइग्रेट वाला। लेकिन इसके अलावा 2 और हमको कमांड मिलते हैं। एक मिलता है एसक्यूएल माइग्रेट, इसको आप तुरंत यूज करके देख सकते हो अपने कोड में। ये क्या करेगा एसक्यूएल माइग्रेट, ये एक ऐसी फाइल क्रिएट करेगा जिसमें कि आपको जो भी यहाँ पर ये इनिशियल जो माइग्रेशन फाइल बनी है इसका कोड वैसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये कोड को एसक्यूएल फॉर्मेट में दे देगा। तो अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना एसक्यूएल का कमांड, कहीं पर हमने देखा था कि अगर हम कोड लिखते हैं तो कैसे एसक्यूएल में दिखता है, यही कहीं था शायद। तो वैसा ही कुछ काम जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइग्रेशन में, एसक्यूएल माइग्रेट से। और सो माइग्रेशन से क्या होगा, एक एप्लीकेशन के अंदर जितने भी माइग्रेशन होंगे वो एज ए लिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो ये तो कहानी हो गई पूरी की पूरी मॉडल की। यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैंने अभी छोड़ी हैं क्योंकि अभी हम जिस फेज़ में हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों को टच कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें जितनी भी लेयर के अंदर हम जा रहे हैं उनके अंदर खुद ब खुद बहुत सारी डिटेल्स हैं और सबको कवर कर पाना छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ये बस एक ओवरव्यू था कि जेंगो के अंदर कितना कुछ है अभी समझने और करने के लिए, बट हम एक छोटे से एप्लीकेशंस के थ्रू छोटे छोटे एप्लीकेशंस को बनाकर थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू समझ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, और फिर बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको करते और सीखते जाओगे। तो अगर जैसे कि आपको अभी भी इसके बारे में और थोड़ा डीप में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो मैं कोशिश करूंगा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। अदरवाइज़ अभी मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि मॉडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं कि
जो भी हमने यहाँ पर अभी मॉडल में इस मॉडल के थ्रू जो टेबल बनाया है, इस टेबल से डेटा हम लाकर सबसे पहले व्यू में फैच करेंगे और व्यू से ये सारा डेटा उठाकर हम एक HTML पेज बनाकर वहाँ पर शो कराएंगे। तो ये सारा काम हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन कहीं भी है तो मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जवाब देने का। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलो एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका प्यारा सपोर्ट जो है दिन ब दिन रंग ला रहा है और चैनल जो है सुशील इस पर ग्रोथ मिलना चालू हो गया है। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते